हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग CUET UG एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी हम लोग CUET UG एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, वस्तुओं की पूर्ति के नियम का, स्कूटर की मांग की लोच का, बाजार में गेहूं की कीमत का। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। एक का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ए अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का। आगे देखिए सवाल नंबर 2 रोजगार सिद्धांत का संबंध है समष्टि अर्थशास्त्र से। ठीक है, रोजगार सिद्धांत का संबंध है समष्टि अर्थशास्त्र से। 2 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 3 इनमें से कौन सा 3 क्षेत्रीय मॉडल में शामिल है। इनमें से कौन सा 3 क्षेत्रीय मॉडल में शामिल है। परिवार, फर्म, सरकार, इनमें सभी। 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इनमें सभी। ठीक है, 3 क्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र क्रमशः परिवार क्षेत्र, फर्म क्षेत्र और सरकार क्षेत्र तीनों शामिल रहता है। 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 4 उपभोग फलन फलनात्मक संबंध है आय एवं उपभोग के बीच। ठीक है, उपभोग फलन में आय एवं उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को बताया जाता है। 4 का सही उत्तर सी होगा, 4 का सी। उपभोग फलन मतलब उपभोग आय पर निर्भर करती है, यानी आय एवं उपभोग के बीच के फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। 4 का सही उत्तर सी होगा। बोलेगा बचत फलन, तो बचत फलन में क्या होगा, आय एवं बचत के बीच फलनात्मक संबंध को बताया जाता है। उपभोग फलन में उपभोग एवं आय के बीच और बचत फलन में बचत एवं आय के बीच फलनात्मक संबंध को बताया जाता है। 4 का सही उत्तर यहां पर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 5 को पढ़िए। यदि MPC बराबर 0.5 हो तो आय में 100 रुपया की वृद्धि होने पर निवेश व्यय में कितना परिवर्तन होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, यदि MPC 0.5 हो और आय में 100 रुपया की वृद्धि हो तो निवेश व्यय में कितना परिवर्तन होगा। देखिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। 5 का सही उत्तर ऑप्शन सी 50 रुपया। ठीक है, निवेश व्यय में 50 रुपया का परिवर्तन यानी वृद्धि होगा। कैसे, देखिए क्वेश्चन में MPC दिया है और आय में वृद्धि यानी डेल्टा वाई दिया है। आपको निवेश व्यय में परिवर्तन यानी डेल्टा आई निकालना है। ठीक है, इन्वेस्ट में परिवर्तन डेल्टा आई निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि निवेश गुणक के बराबर 1/1 माइनस MPC होता है। क्वेश्चन में MPC दिया 0.5 तो पुट करेंगे, हो जाएगा 1/1 माइनस 0.5 यानी 2 आएगा। के का मान आ गया 2। पुनः के बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। ठीक, के बराबर होता है डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। हमको डेल्टा आई निकालना है तो के और डेल्टा वाई का वैल्यू पुट करेंगे। के कितना आया 2, डेल्टा वाई क्वेश्चन में कितना है 100 रुपया, तो पुट कर देंगे 2 बराबर 100 बटा डेल्टा आई आ जाएगा 50 रुपया। ठीक है, 5 का सही उत्तर सी होगा, 5 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 6 नंबर को पढ़िए। इनमें से कौन एक प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। संपत्ति कर। ठीक है, इनमें से संपत्ति कर ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। 6 का सही उत्तर डी होगा, 6 का डी। बाकी ए बी सी तीनों अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी संपत्ति कर, इनकम टैक्स ये सभी प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। 6 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 7 नंबर पढ़िए।
इनमें से कौन एक बजट के संघटक हैं? राजकोषीय बजट और पूंजीगत बजट दोनों होगा, उपयुक्त दोनों। 7 का सही उत्तर ए और बी दोनों, ऑप्शन सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर को पढ़िए। सरकार द्वारा ब्याज, शुल्क और लाभांश के रूप में एकत्रित की जाने वाली राशि को कहा जाता है गैर कर राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, गैर कर राजस्व प्राप्तियां। 8 का सही उत्तर सी होगा। देखिए, सरकार द्वारा ब्याज, शुल्क, लाभांश के रूप में प्राप्त की जाने वाली राशि, सरकार को प्राप्त होने वाली राशि, एकत्रित की जाने वाली राशि को गैर कर राजस्व प्राप्तियां कहते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, नॉन टैक्स। ये सभी नॉन टैक्स है। 8 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर को पढ़िए। आर्थिक लेन देन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? दृश्य वस्तुएं, अदृश्य वस्तुएं, एक पक्षीय हस्तांतरण, उपरोक्त सभी। देखिए, एक देश का किसी दूसरे देशों के बीच आर्थिक लेन देन के दौरान, भुगतान संतुलन के दौरान दृश्य वस्तुएं, अदृश्य वस्तुएं, एक पक्षीय हस्तांतरण सभी शामिल होती है। 9 का सही उत्तर डी होगा, 9 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 10। व्यापार शेष है, व्यापार संतुलन, व्यापार शेष क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? ऑप्शन ए होगा, ए, वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच अंतर। व्यापार शेष यानी व्यापार संतुलन बराबर होता है वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच अंतर, दृश्य वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच अंतर। 10 का ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 11 को पढ़िए। विदेशों से प्राप्त उपहार और अनुदान भुगतान संतुलन के खाते के किस तरफ दर्ज किए जाते हैं? ऑप्शन ए होगा, ए, चालू खाते का क्रेडिट पक्ष में, चालू खाते का क्रेडिट पक्ष में। सवाल नंबर 11 क्या बोला? विदेश से प्राप्त उपहार और अनुदान मतलब सहायता भुगतान संतुलन के खाते के किस तरफ दर्ज किए जाते हैं? चालू खाते का क्रेडिट पक्ष में। 11 का ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 12। चीनी के उत्पादन में गन्ना है, चीनी के उत्पादन में गन्ना है एक मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, चीनी के उत्पादन में गन्ना एक मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, क्योंकि गन्ना से ही चीनी गुड़ का उत्पादन होता है, इसलिए चीनी हो गया अंतिम वस्तु और गन्ना हो गया मध्यवर्ती वस्तु। 12 का सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 13 को पढ़िए। शुद्ध निवेश बराबर होता है, शुद्ध निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। 13 का बी होगा, ऑप्शन बी। शुद्ध निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, जब कुल निवेश में मूल्य ह्रास, डिप्रेसिएशन को माइनस कर देते हैं तो शुद्ध निवेश, नेट इन्वेस्टमेंट प्राप्त होता है। 13 का बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 14 को पढ़िए। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सूत्र एक सही नहीं है? तो ऑप्शन ए को देखिए, ए नंबर सही नहीं है। ए नंबर में दिया है एनएनपी एट एमपी बराबर जीएनपी एट एमपी प्लस मूल्य ह्रास। ये गलत है। ठीक है, एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा, आप लोग नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी में पढ़े होंगे कि जब एनएनपी को निकालते हैं, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकालते हैं, तो जीएनपी में यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में मूल्य ह्रास को घिसावट बाय डिप्रेसिएशन को माइनस करते हैं, लेकिन ए नंबर में प्लस दे दिया है जो गलत है। 14 का ए नंबर जो समीकरण है वो गलत है, बाकी बी सी डी तीनों सही है। ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन का ऑप्शन को पढ़िए, आपको ए नंबर गलत दिखाई देगा, ए नंबर सही नहीं है। 14 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 15 को पढ़िए। 15 नंबर, न्यून मांग को ठीक करने में निम्नलिखित में कौन से राजकोषीय उपाय किए जाने चाहिए? क्या बोला? न्यून मांग को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सा राजकोषीय उपाय किया जाता है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक कार्यों में सरकार को अधिक व्यय करना चाहिए। ऑप्शन बी, करों में यानी टैक्स में कमी की जानी चाहिए। ऑप्शन सी, सार्वजनिक ऋण में कमी की जानी चाहिए। उपरोक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी। 15 का डी होगा, डी।
आगे देखिए सवाल नंबर 16 को पढ़िए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा सूत्र, कौन सा समीकरण सही है? तो 16 का सही है ऑप्शन बी, 16 का बी नंबर सही है। निवेश गुणक के बराबर होता है 1/MPS। निवेश गुणक के बराबर होता है 1/MPS। ठीक है, जब MPC के साथ बोलेगा तो होगा के बराबर 1/1 - MPC, जो कहीं नहीं है। ठीक है, तो MPS के साथ क्या होता है? के बराबर 1/MPS। 16 का बी होगा, 16 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 17 को पढ़िए। कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा सूत्र सही है? 17 का सही है बी नंबर, 17 का सही सूत्र है बी। MPC और MPS का जोड़ 1 होता है। MPC जोड़ MPS बराबर 1 होता है 1, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का जोड़ सदैव 1 के बराबर होता है। MPC जोड़ MPS = 1। 17 का बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 18 को पढ़िए। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री। ठीक है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री। 18 का सही उत्तर बी। आगे देखिए सवाल नंबर 19 को पढ़िए। सेवाओं के आयात एवं निर्यात को कहा जाता है, सेवाओं के आयात एवं निर्यात को कहते हैं अदृश्य व्यापार। ठीक है, अदृश्य वस्तुएं, अदृश्य व्यापार, क्योंकि ये सेवा है जो किसी रियल वस्तु का बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, जैसे सूचना, संचार, जहाजरानी, ये सभी सेवाएं होती है जो एक देश दूसरे देशों के साथ लेन देन करता है, जिसको अदृश्य व्यापार, अदृश्य वस्तुएं कहते हैं। सेवाओं के लेन देन को, आयात निर्यात के व्यापार को अदृश्य व्यापार, अदृश्य वस्तुएं कहते हैं। 19 का बी होगा, 19 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 20 को पढ़िए। बीमार पड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है रोगों की संख्या। बीमार पड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है रोगों की संख्या। 20 का ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 21 WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1995 में। ठीक है, 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। 21 का बी होगा, 21 का बी, 1995 में। आगे देखिए 22 जनसंख्या नियंत्रण के लिए किस देश ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया है? जनसंख्या कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए किस देश ने वन चाइल्ड पॉलिसी यानी एक संतान लेने की नीति को अपनाया है? चाइना ने, चीन ने। ठीक है, 22 का सही उत्तर बी होगा, 22 का बी, चाइना ने। आगे देखिए सवाल नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंचवर्षीय योजना को तैयार करता है? योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग, 23 का ए नंबर होगा, 23 का ए। पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग तैयार करता है। ठीक है, 23 का ए होगा, ए। आगे देखिए 24 सकल और शुद्ध का अंतर होता है। सकल और शुद्ध का अंतर होता है, आपका हो जाएगा मूल्यह्रास। ठीक है, 24 का ए नंबर होगा। सकल और शुद्ध का अंतर बराबर मूल्यह्रास होता है, 24 का ए। जैसे GNP और NNP का अंतर मूल्यह्रास के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और NNP यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। दोनों का अंतर क्या होगा? मूल्यह्रास। सकल और शुद्ध का अंतर मूल्यह्रास कहलाता है, 24 का ए होगा, ए। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 25, लास्ट क्वेश्चन 25 को पढ़िए। 25 कौन सी संस्था भारत में वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करती है? RBI। ठीक है, भारत में RBI संपूर्ण देश में बैंकिंग प्रणाली को, वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। 25 का सही उत्तर डी होगा, डी, RBI। ठीक है, 25 का डी होगा। RBI भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को कर दिया गया है, जो पूरे भारत देश में
अभी बैंकिंग प्रणाली को वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करती है। 25 का सही उत्तर डी होगा, डी। तो चलिए अभी हम लोग CUET UG एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ें, जिसमें मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़िया से एक्सप्लेन के साथ पढ़ें। आप लोग सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।